हम जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वो कर रहे थे, और लास्ट पार्ट में हमने जो हमारी एक्सरसाइज है 3.6 उसमें जो 3.6 एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट सम था उसके सभी पार्ट डिस्कस किए। आज हम इस पार्ट में जो कि हमारा पार्ट नंबर 12 होगा, इसमें जो सेकंड पार्ट है हमारा, जो सेकंड क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट हैं, उन तीनों पार्टों को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम जो हमने कल डिस्कस किया था, यानी कि जो लास्ट पार्ट था उसमें डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट पार्ट में हमारे सभी के सभी क्वेश्चन थे या सम थे, उसमें क्या था कि हमारा डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ रहे थे। तो इन तीनों क्वेश्चन में भी जो डिनोमिनेटर हमारे उनमें वेरिएबल्स आएंगे और उनको उसी तरह सोल्व करेंगे जो हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में सोल्व किए थे। तो आप ये पार्ट देखने से पहले वो जो हमारा पार्ट नंबर 11 है, 11 से पहले हमने जो पार्ट नंबर 10 है उस पार्ट में जो हमारे एक्सरसाइज 3.6 है इसका बेसिक डिस्कस किया था, और डिस्कस किया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कैसे उन्हें सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले आपको उनको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। अगर वो तरीका आता है तो उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें सिर्फ हमें इक्वेशन क्रिएट करनी है। इक्वेशन क्रिएट करने के बाद जो हमारा सम नंबर फर्स्ट है, सिमिलरली उसी तरह की कोई ना कोई कंडीशन हमारे सामने होगी और उसी तरह से सोल्व होगा जैसी हमारे पास कंडीशन आएगी। जो अलग अलग कंडीशन है हमारे, जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमारे 8th क्वेश्चन थे, और 8th क्वेश्चन में से लगभग जो 5 हमारे अलग अलग प्रकार के टाइप थे कि कहीं पे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे वेरिएबल्स हमारा अकेला था, कहीं मल्टीप्लाई में था, कहीं प्लस में था। अगर x + y डिनोमिनेटर में प्लस में थे तो हमारा क्वेश्चन जो थोड़ा लेंथी होता था, क्योंकि उसमें जो बाद में p और q की हमारी वैल्यू आती थी, फिर हमारी इक्वेशन बनती थी। तो इन तीनों क्वेश्चन है जो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बेस्ड हो गए, जो पार्ट नंबर 1 है उसी तरह के हो गए, सिर्फ इक्वेशन ही बनाएंगे इनमें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या कहता है, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसमें कहता है कि रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो क्या कहता है कि जो रितु है वो पानी में, 2 वर्ड है हमारे पास, इसका हम जो 3.5 में जब सम कर रहे थे तब भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस करते हैं हम। तो पहले इन 2 वर्डों को ही समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो क्या हमारा एक तो डाउन स्ट्रीम है और एक वर्ड होगा हमारा अपस्ट्रीम, और लगभग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउन स्ट्रीम का मीनिंग, जो इसका बेसिक है वो मीनिंग एक्चुअल में समझने के लिए हमें इसकी हिंदी में जो मीनिंग होता है या जो अर्थ होता है वहाँ पर जाएंगे हम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, हमारा धारा के अनुकूल। तो धारा क्या होती है, हमारी पानी का बहाव, और अनुकूल क्या होता है, मतलब अगर हम देखें कि जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमारा जो पानी है, जो वाटर है वो इस साइड में बह रहा है और इसी साइड हम तैर के जाए तो वो होगा हमारा धारा के अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम क्या होगा हमारा, कि पानी हमारा इस साइड जा रहा है और हम तैर किस साइड रहे हैं, इस साइड, या जो नाव है वो हमारी किस साइड चल रही है, इस साइड। तो ये क्या होगा हमारा अप स्ट्रीम, यानी कि धारा के प्रतिकूल, उल्टा, धारा के प्रतिकूल। और जब हम यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल में चलेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ ये सब चीज़ें, कि मान लेते हैं कि जो वाटर है उसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है, और जो ऋतु है, ऋतु उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। जो ये फर्स्ट केस था हमारा वो किस चीज़ का था, डाउन स्ट्रीम का, मतलब डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल, की जिस साइड पानी का बहाव है उसी साइड ऋतु जो तैर रही है। तो अगर इस केस में जाएगी वो, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 10 किलोमीटर उसको पानी लेके जाएगा और 2 किलोमीटर वो खुद चलेगी। या मान लेते हैं उसकी स्पीड 12 किलोमीटर मान लेते हैं, चलो पानी से तो जो फल ज़्यादा ही होनी चाहिए उसकी, तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, 22 किलोमीटर। वो क्यों, मैं आपको बताऊँगा अभी। क्योंकि मान लिया कि पानी यहाँ पे है, हम कांस्टेंट है, पानी में स्थिर हैं, हम तैर ही नहीं रहे, हम पानी के ऊपर बैठे हैं। तो पानी जो हमारे हमको 22, जो कितनी स्पीड थी पानी की, 10, तो 10 किलोमीटर तो हमें पानी वैसे ही ले जाएगा बिना तैरे, ठीक है। और उसके बावजूद ऋतु कितना चलेगी, 10 किलोमीटर तो पानी लेके जाएगा, ऋतु कितना चलेगी, 12 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर
जो ऋतु की दूरी है वो इस पॉइंट से कितने दूर होगी, 22 किलोमीटर। और 22 किलोमीटर में क्या है, स्पीड ऑफ वाटर प्लस स्पीड ऑफ ऋतु। स्पीड नहीं बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाटर और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऋतु। तो दोनों की जो दूरी है, कुछ दूरी पानी ने तय की, कुछ दूरी ऋतु ने तय की, तो क्या हुई, दोनों की ऐड हुई। तो जब भी डाउन स्ट्रीम होगा हमारा, वहाँ पे जो हमारी स्पीड है वो क्या होंगी, हमारी ऐड होंगी। दो केस हमारे होंगे, पानी और जो तैरने वाला है वो। तो मान लिया अगर पानी की स्पीड x मानेंगे और जो भी उसमें तैर रहा है, मान लिया ऋतु है, ऋतु की स्पीड y मानेंगे। क्या मानेंगे, y। तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, ये दूरी कौन तय करेगा, पानी, और ये दूरी कौन तय करेगी, ऋतु। तो x + y क्या होगी, स्पीड होगी उसकी 1 घंटे में, स्पीड पर किलोमीटर। आफ्टर 1 आवर वो इतनी दूरी तय करेगी, और जो टाइम है वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। उसकी बात में हम बाद में करेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे यह चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो स्पीड दोनों की ऐड होगी। अगर वो अप स्ट्रीम जाएगी, धारा के उल्टा तैरेगी, तो क्या होगा, इसी एग्जाम्पल को दोबारा समझते हैं। मान लिया कि ये किसकी बात है, हमारी अप स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम। तो क्या होगा, मान लिया पानी उसको 10 किलोमीटर दूर लेके जाएगा, तो वो अगर इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, वो तैर ही नहीं रही, तो पानी उसको 1 घंटे के बाद यहाँ पे लेके आएगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर होगा, उसका 10 किलोमीटर। और उसके बाद क्या होगा, वो तैर की स्पीड से रही है 12 किलोमीटर से, तो 12 किलोमीटर वो तैर के आएगी, तो वो इस पॉइंट पे होगी आफ्टर 1 आवर। तो अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितनी दूरी है उसकी, 2 किलोमीटर। स्पीड उसकी 12 किलोमीटर पर है और लेकिन उसने घंटे में कितनी दूरी तय की, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी की स्पीड में से जो ऋतु की स्पीड है उसमें से पानी की स्पीड क्या होगी, लेस होगी। तो अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट से ज़्यादा आना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि पानी से हमारी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो सिर्फ 2 ही बातें यहाँ से हमें सीखनी है कि डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस, और अप स्ट्रीम में दोनों की साइड जो स्पीड वो क्या होगी, जिसकी ज़्यादा है उसमें से जिसकी कम है वो क्या होगी, माइनस। तो अब हम जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। तो क्या कहता है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब डाउन स्ट्रीम में वो कितनी दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर। कितने टाइम में, 2 आवर्स में। ये क्या है, उसकी डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमारी होती हैं, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। तो स्पीड पर हम बाद में जाएंगे। और अगर हम बात करें सेकंड केस की, तो वो किस चीज़ का होगा, अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम में क्या कहता है कि वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने टाइम में, 2 आवर्स। मतलब टाइम दोनों जगह क्या है, सेम है। तो आफ्टर दैट हमसे पूछा गया है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट क्या होता है, हमारी धारा, जो पानी का बहाव है उसकी। तो 2 बातें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो 2 ही बातों को मानेंगे जो हमने निकालनी है। तो क्या होगा हमारा, लेट दी स्पीड ऑफ करंट। जो करंट है, करंट की स्पीड क्या माने, y किलोमीटर पर आवर। चलो x ही मान लेते हैं, सबसे पहले हम जो वेरिएबल वो x ही लेट करते हैं। उसके बाद किसकी, लेट दी स्पीड ऑफ ऋतु। तो ऋतु की स्पीड क्या मानेंगे हम, y किलोमीटर पर आवर। तो 2 बातें हमें लेट करनी थी, वो मान ली। x किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, करंट की। वाटर की स्पीड हम इसको बोल सकते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द वाटर, या करंट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ऋतु की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, जो वो तैर रही है, वो y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो तैर रही है। अब क्या होगा, अगर हम बात करें अपस्ट्रीम में, स्पीड इन अपस्ट्रीम लिख लेते हैं हम। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी किया था, अपस्ट्रीम में स्पीड लेस होती है। और किसकी क्या लेस करते हैं हम, जो ज़्यादा होता है उसमें से जो कम को लेस करते हैं। तो अगर ऋतु को पानी में तैर रहा है और वो 2 किलोमीटर दूर
अपस्ट्रीम में भी दूरी तय की उसने, तो इसका मतलब क्या है कि पानी से तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो रितु की स्पीड ज़्यादा होगी। और अपस्ट्रीम में हम स्पीड को क्या करते हैं माइनस, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, दोनों की स्पीड प्लस होगी। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, और हम इसको क्या लिख सकते हैं y प्लस एक्स, वो कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर y माइनस एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि अगर वो 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो इसका मतलब क्या है, पानी से उसकी स्पीड ज़्यादा है, और ऋतु की स्पीड क्या है y, और पानी की स्पीड क्या है x। तो अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है, हमने डिस्कस किया था, तो y माइनस एक्स हमारी यहाँ पे स्पीड होगी। अगर आप ऋतु की स्पीड x मानेंगे तो x माइनस वाई होगा, अगर ऋतु की स्पीड y है तो क्या होगा, y माइनस एक्स होगा। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिर्फ वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने 3.5 में एक सम आया था, सिमिलर ही था वो लोग वहाँ पे लगाया था। तो स्पीड इनटू टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। तो अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है y माइनस एक्स, और टाइम कितना है 2 आवर्स, कि अपस्ट्रीम में उसने 2 घंटे लिए हैं और दूरी कितनी तय की है 4 किलोमीटर। दोबारा देखिएगा आप, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड क्या है, सबसे पहले कौन सा केस लिया है, अपस्ट्रीम वाला। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है y माइनस एक्स, और टाइम कितना है 2 आवर्स। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड y माइनस एक्स, टाइम 2 घंटे, और दूरी कितनी तय की 4 किलोमीटर। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि जो ये 2 है वहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड में, और ये इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप देखिए सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सिमिलरली जो यही प्रोसेस है वही यूज करेंगे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड क्या है, कौन सा केस है ये, डाउन स्ट्रीम वाला। डाउन स्ट्रीम में स्पीड दोनों की क्या होगी, ऐड होगी, x प्लस वाई है स्पीड। उसके बाद टाइम क्या है 2 घंटे है, और दूरी कितनी तय की होगी उसने 20 किलोमीटर। तो x प्लस वाई क्या आएगा 10, क्योंकि 2 है वहाँ पे जाके डिवाइड में होगा, तो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये तो 3.6 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है, नहीं। अगर ये 3.5 में होता तो कोई डिफरेंस ही नहीं होता, क्योंकि 3.6 में क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा वेरिएबल्स में है, लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर हमारा 1 है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है ही नहीं तो 1 मानेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में 3.5 में किया जाए तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सम ही है जो ये 3.5 3.4 किसी भी एक्सरसाइज में दे सकते हैं। लेकिन जो आने वाले दोनों पार्ट होंगे जो हम करेंगे वो बिल्कुल सेम होंगे फर्स्ट पार्ट के। तो यहाँ पर जो अगर ये दोनों इक्वेशन है इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर x प्लस वाई है इसको y प्लस एक्स भी तो लिख सकते हैं, इसको हम वैसे भी तो लिख सकते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, पहले वेरिएबल y है, यहाँ पे भी क्या करना होगा y। अब क्या करेंगे, a1 भी सेम है और a2 भी, ये तो हम करते आए हैं। कौन सा मेथड सभी क्वेश्चन में यूज किया है, एलिमिनेशन मेथड। वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो a1 a2 को इक्वल करते हैं b1 b2 को। तो अगर हम a1 और a2 को इक्वल करते हैं और इक्वल हैं, अगर साइन दोनों के पॉजिटिव हैं तो हम क्या करते थे, सबट्रैक्ट। एक अगर पॉजिटिव होता था और दूसरा नेगेटिव होता था तो हम क्या करते थे, ऐड। तो यहाँ पर दोनों के अगर a1 भी 1 है a2 भी 1 है, दोनों के साइन भी सेम है, तो सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि b1 और b2 भी सेम है, वो आपकी मर्जी है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या 1 को सबट्रैक्ट करेंगे 2 से, क्योंकि जो 2 है वो वहाँ पे जो 10 है बड़ा है, प्लस ही रहेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या किया है, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको एज इट इज लिखा है, क्योंकि सेकंड में से जो फर्स्ट है उसको माइनस करना है, तो पहले सेकंड लिखेंगे उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या करते हैं, चेंज। तो ये भी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ जरूर ध्यान से देखिएगा, y से y कैंसिल आउट होगा, एक x ये और एक x ये, तो क्या होंगे हमारे, एक x और एक x 2x, और 10 में से अगर हम 2 को ऐड करें 8, तो x क्या आएगा हमारा 4। तो x क्या हमारा स्पीड ऑफ करंट, मतलब धारा की चाल, मतलब जो पानी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर की स्पीड से बह रहा है। उसके बाद किसकी स्पीड निकालनी बाकी है, y की कैसे आएगी, अगर दोनों का सम क्या है 10, इसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी क्या होगी, दोनों का सम तो 6 होगी। वो कैसे निकालेंगे, वो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट y इज
x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो जब x की जगह पर हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6। तो जो ऋतु की चाल है वो क्या होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2। तो अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या कहता है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन वर्क इन 4 डेज। मतलब कोई भी काम है उसको 2 वुमेन प्लस 5 मैन कितनों दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं 4 दिन में। और उसके बाद क्या कहता है वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं 3 दिन में। उसके बाद इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय द वन मैन अलोन। मतलब टाइम निकालना है कि एक आदमी कितने दिन में करेगा काम को अकेले और एक वुमेन कितने दिन में करेगी काम को अकेले। तो इसका भी थोड़ा बेसिक होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम प्रत्येक क्वेश्चन में करते आए हैं वो क्या है कि जो निकालना है उसमें से हम एक को x मानते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं y। तो सबसे पहले तो हम वुमेन का मान लेते हैं क्योंकि पहले उसने वुमेन के बारे में डिस्कस किया है। तो लेट दी टाइम टेकन बाय वुमेन टू फिनिश दी वर्क इज इक्वल टू x डेज। और क्या करेंगे लेट दी टाइम टेकन बाय मैन टू फिनिश दी वर्क अलोन भी आप लिख लेना, वो क्या होगा y डेज। अब हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे इसका, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी एक आदमी है वो कार्य को 10 दिन में करता है, कोई भी एक आदमी है वो काम को 10 दिन में करता है, तो काम कैसे कंप्लीट होगा। अगर हम बात करें पहले दिन की, तो पहले दिन में जो आदमी है वो कितना काम करेगा। अगर हम मान लेते हैं 2 दिन में काम को करते हैं तो पहले दिन हम क्या करेंगे आधा काम, दूसरे दिन क्या करेंगे आधा काम, तभी तो जाकर 2 दिन में काम कंप्लीट होगा। अगर एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो पहले दिन कितना हिस्सा पूरा होगा उसका 1/10। तो सिमिलरली दूसरे दिन क्या होगा, कितना कार्य करेगा वो 2/10। और तीसरे दिन क्या करेगा 3/10। मतलब पहले दिन उसका 1/10 कार्य पूरा होता जाएगा, क्योंकि अगर 2 दिन में करता तो 1 दिन में आधा, अगर 10 दिन में करता है तो 10 दिन। मतलब क्या होता है ये, इसका मतलब क्या होता है कि कार्य का अगर 10 कार्य हैं तो उसका एक हिस्सा, मतलब अगर 10 दिन में वो कार्य करेगा तो 1 दिन में कितना करेगा 1/10, 2 दिन में क्या करेगा 2/10 और 3 दिन में 3/10। तो सिमिलरली ये कार्य ऐसे ही चलेगा। और 10वें दिन क्या होगा, वो अगर बात करें उसको 10 इकाई में बांटे, कार्य को यूनिट में बांटे, तो 10 दिन में क्या करेगा 10/10। तो मतलब 10 दिन जाम में जाकर काम क्या होगा एक होगा, कंप्लीट होगा। मतलब कोई भी कार्य अपने आप में क्या होता है एक। तो पहले दिन क्या करेगा वो 1/10। अगर वो कार्य को 20 दिन में करेगा तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा 1/20। अगर 20 डेज में कार्य को कंप्लीट करता है तो 1 दिन में कितना करेगा 1/20। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या है वुमेन एक कार्य को x दिन में करती है, कितने दिन में करती है x दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगी 1/x। तो सिमिलरली जो मैन है अगर वो y दिन में कार्य को कंप्लीट करता है तो कितना करेगा वो 1 दिन में 1/y। तो यहाँ पर अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x कार्य करती है तो 2 कितना करेंगी 2 वुमेन मिलकर, तो इसका डबल होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 और उस कार्य को करने में लगेंगी तो 2 दिन में कितना कार्य करेंगे 2/x, एक ही दिन की बात करें हम। अगर 3 लगेंगी तो कितना करेंगी 3/x। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर 2 वुमेन है, एक वुमेन एक कार्य को x दिन में करती है, एक कार्य को x दिन में करती है, तो एक वुमेन एक कार्य को कितने मतलब 1 दिन में कितना कार्य करेगी 1/x। और कितनी वुमेन है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2/x क्या होगा 2 औरतों के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। उसके बाद यहाँ पर 5 मैन है तो वो 1 दिन में कितना करेंगे
एक दिन में कितना करेगा एक आदमी, 1/y। और यहाँ पर कितने 5, तो कितना करेंगे वो 5/y। उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये क्या हमारा कुल मिलाकर 2 औरत और 5 आदमी कितने दिन में कार्य करते हैं, 4 दिन में। तो यहाँ पर अगर हम 1 दिन का कार्य ले रहे हैं तो कार्य अगर 4 दिन में कंप्लीट होगा, पूरा होगा, तो 1 दिन में कितना करेंगे 1/4। अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी इक्वेशन पर आते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो थोड़ा जब हम इक्वेशन बनाएंगे तब कंप्लीटली आ जाएगा। ये जल्दी जल्दी में मैंने ये इक्वेशन भी डिलीट कर दी, और डिलीट बोल रहा हूँ सॉरी, इरेज कर दी। कोई नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। इसमें क्या है कि 2 औरत और 5 आदमी कितने दिन में कार्य करते हैं, 4 में। उसके बाद क्या था, 3 औरत और 6 आदमी कितने दिन में कार्य करते हैं, 3 दिन में। दोबारा कन्फर्म कर लेते हैं इसको। 2 और 5 हैं, 4 दिन में करते हैं, ठीक है। 3 और 6 हैं, वो 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक। अब हम आप लिख सकते हो यहाँ पर वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे। एक दिन में कितना कार्य करेगी, 1/x। और सिमिलरली जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, वो कितना करेगा, जो आदमी है, 1/y। अब हम इक्वेशंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, कार्य को 1 दिन का हिस्सा लेकर करेंगे, क्योंकि एक यूनिट के बगैर, 1 दिन के बगैर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो क्या आएगा, 2 औरत 2 वोमेन है, तो 2 एज इट इज, क्योंकि 2 हैं। उसके बाद 1 औरत 1 दिन में कितना करेगी, 1/x। तो 2 औरत 1 दिन में मिलकर क्या करेंगी, 1/x का 2 टाइम्स प्लस 5 मैन कितने दिन में करते हैं, मैन 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, 1/y। उसके बाद कुल मिलाकर 1 दिन में कितना कार्य होगा, 1/4। दोबारा से समझिए आप, ये क्या है, ये पोर्शन जो हमने यहाँ पर 2 के मल्टीप्लाई में लिखा है वो क्या है, एक औरत के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। और ये 2 क्यों है, क्योंकि औरत हैं जो वो 2 हैं। फिर प्लस 5 क्यों है, क्योंकि जो मैन है वो 5 लगे हैं, जो फर्स्ट केस है उसमें। उसके बाद जो 1/y है वो क्यों है, क्योंकि एक आदमी अगर y दिन में करेगा, क्योंकि एग्जांपल लिया था अगर 20 दिन में करेगा तो पहले दिन क्या होगा, 1/20। तो अगर y दिन में करेगा तो 1 दिन में कितना होगा, 1/y। और 5 है तो 5 आएगा। उसके बाद इज इक्वल टू 1/4। 1/4 क्यों है, क्योंकि कुछ कार्य 1 दिन में वो मैन करेंगे, कुछ मैन करेंगे, और जो कार्य है 1 दिन में उसका 1/4 हिस्सा है, जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड को हम जल्दी बनाएंगे और क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन हम जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसमें सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारा, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। तो ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ऐसी क्वेश्चन फेस कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। इसको 1/x को क्या पुट करेंगे, p, और क्यों पुट करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और 1/y को क्या पुट करेंगे, q, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पे भी 1/x है और यहाँ पे भी 1/x आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। और ये 4 है, इस साइड आके मल्टीप्लाई में होगा तो क्या आएगा, 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, और दैट इज आवर इक्वेशन 1। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या आएगा, 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3, और क्या आएगा 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो a1 और a2 को इक्वल करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज करना, या b1 और b2 को, वो हम देखेंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 20 और यहाँ पे क्या है 18, दोनों का एलसीएम लेंथ ही होगा। तो ये क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 9 के साथ, क्योंकि 8 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 72। तो यहाँ पर 72 कैसे आएगा, जब हम इसकी 9 के साथ करेंगे और इसकी किसके साथ करेंगे, 8 के साथ। तो क्या आएगा हमारे पास, 72p प्लस 180q इज इक्वल टू 9। ये क्या आएगा, 72p प्लस इसके साथ 8 के साथ करोगे 144q आएगा इज इक्वल टू 8।
तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4 और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3rd में से 4th को लेस कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3rd फ्रॉम 4th। तो अगर 4th में से सब्ट्रैक्ट करना तो पहले 4th को लिखेंगे। 72p प्लस 144q इज इक्वल टू 8। और ठीक है, यहाँ पे 4th में 3rd को लिख दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी इक्वेशन में से हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 180q इज इक्वल टू 9। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब हम जो 144 है अगर उसमें से 180 को माइनस करेंगे तो लेस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 180 में से 144 को लेस करेंगे तो क्या आएगा 36। और 36 क्या एज इट इज, और क्या है यहाँ पे हमारा 180 जो नेगेटिव वाला वो बड़ा है तो साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा -1। तो यहाँ माइनस है, माइनस कैंसिल आउट, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी 1/36। और तो क्यू की वैल्यू हम क्या कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो जब हम क्यू की जगह पर 1/36 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 36। y क्या हमारा, y क्या है, एक आदमी द्वारा या एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या आएगा 36। तो सिमिलरली जो वो मैन का है वो आप खुद निकालेंगे, क्योंकि जो p है, जो क्यू है, क्यू की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा वो हमें p की वैल्यू देगा। और जो p की वैल्यू आएगी उसको हम 1/x के इक्वल रखेंगे। तो क्या होगा, जो x आएगा हमारा वो एक औरत के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब हम हमारा जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। तो अब हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 3rd चैप्टर है उसका, वो देखते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। मतलब जो रूही है वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे पहले तो यही बात आई है, वही लिखेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रूही। जो रूही है उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है 300 किलोमीटर। तो कुछ दूरी वो बस के द्वारा तय करती है और कुछ दूरी वो ट्रेन के द्वारा तय करती है। तो लेट दी डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, मान लिया कि वो ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय करती है x किलोमीटर। और सॉरी यहाँ पर हम दूरी नहीं मानेंगे, क्योंकि दूरी तो क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या मानेंगे, जो क्वेश्चन में लास्ट लाइन आप वहाँ पे आइए, बीच में से बाद में पढ़ेंगे, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस सेपरेटली। मतलब दोनों के अलग अलग से स्पीड बताना, तो हम वही मानेंगे, क्वेश्चन पर हम बाद में आएंगे। लेट दी डिस्टेंस नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे हम, लेट दी स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट दी स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद लेट दी स्पीड ऑफ द बस, जो बस है बस की दूरी जो स्पीड है वो क्या मान ली y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे आइए आप, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन की वो यहीं आएगी, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड हो वो अब यहाँ पे मायने करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्या करना था, सिर्फ लेट ही करना था। अब देखिए क्या कहता है कि 300 किलोमीटर की दूरी उसने तय करनी है। सी टेक्स 4 आवर्स, मतलब वो कितना समय लेती है 4 घंटे, और 4 घंटे लेती है वो 4 आवर्स। मतलब कुछ दूरी कुछ घंटे उसको कहाँ पे लगेंगे, ट्रेन में, कुछ घंटे कहाँ पे लगेंगे बस में, या वो मिनट भी हो सकती हैं, वो हम देखेंगे। तो अभी तक क्या है कि 4 घंटे लगते हैं उसको टोटल कुल। आगे देखिए आप, इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय की 60 किलोमीटर। ये क्या है डिस्टेंस। अब हम यहाँ पर ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो जो ट्रेन है ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय की 60 किलोमीटर। ट्रेन का टाइम हमें नहीं पता, लेकिन जो स्पीड तो पता है उसकी। स्पीड क्या है ट्रेन की x किलोमीटर, तो टाइम हमारा क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखिए स्पीड इनटू टाइम्स किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड।
तो डिस्टेंस क्या है 60 किलोमीटर और स्पीड क्या है x। तो टाइम की बात करें स्पीड तो x ही है। तो ये क्या हमारा टाइम, टाइम क्या होगा ट्रेन के द्वारा कितना समय लिया उसने 60/x, ये टाइम। और कुछ समय उस कहाँ पे लिया होगा बस में। अब आप देखिए अगर 60 किलोमीटर उसने ट्रेन में दूरी तय की, चलना कितना उसका घर कितनी दूर है 300 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रेन में तय की तो कितना बचा 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर किसके द्वारा तय करेगी वो बस के, तो ये होगी 240 डिवाइड बाय वाई। वाई क्यों आया, अब आप देखिए डिस्टेंस कितनी है बस की 240, स्पीड कितनी है बस की वाई, तो टाइम कितना होगा 240/वाई। अब कुछ समय उसने यहाँ पे लिया, कुछ समय उसने यहाँ पे लिया, कुल मिलाकर दोनों का समय क्या है उसका 4 घंटे। तो यहाँ से हम पहली इक्वेशन बनाते हैं हमारी, ये क्या होगा हमारा, ये टाइम होगा ट्रेन का, टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब देखिए आप ये कहाँ से आया है 60 किलोमीटर क्या है ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है टाइम। तो ये ट्रेन का समय प्लस ये किसका समय है बस का, और कुल मिलाकर कितने घंटे लिए 4। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर, वो देखिए कैसे करेंगे, वो वहाँ से उसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन के द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी तय करे तो कितना समय लगेगा, 100 क्या है डिस्टेंस और स्पीड क्या है ट्रेन की x। तो ये समय किसका होगा ट्रेन का प्लस बस का समय। अगर 100 किलोमीटर किसके द्वारा तय कर ली ट्रेन के द्वारा, तो बस के द्वारा कितने बचेंगे 200/y। अब देखते हैं कि कुल समय कितना लिया उसने। देन सी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर्स, अब उसने 10 मिनट ज़्यादा ली, क्या ली 10 मिनट ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे 4 घंटे हैं, यहाँ पे भी घंटे होने चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितना समय लिया उसने, तो 240 मिनट। 240 मिनट कैसे आई, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 4 में क्या होंगी 240। तो सिमिलरली अगर उसने यहाँ पर 240 मिनट ली हैं तो यहाँ पे 10 मिनट ज़्यादा ली हैं, तो 240 + 10 क्या होगा 250 मिनट होगी यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर हमने घंटे में रखा उसको, तो यहाँ पे भी इसको जो मिनट है उनको हावर्स में चेंज करना होगा, तो डिवाइड बाय 60। तो ये किसके इक्वल आएगा हमारा 25/6 के। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारी इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन आप खुद निकालोगे, क्योंकि ऐसे इक्वेशन हम बहुत बार सोल्व कर सकते हैं कि 1/x को p पुट करोगे और 1/y को q, उसके बाद 2 इक्वेशंस बनेंगी किसी भी मेथड से सोल्व करना, और p और q की वैल्यूज आएंगी, और p और q जो p की वैल्यू आएगी उसको 1/x के इक्वल रखना, और जो q की वैल्यू आएगी उसको 1/y के इक्वल रखना। वहाँ से जो x और y की वैल्यू आएंगी